हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले बिहार बोर्ड में प्रश्न। देखिए, ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आप लोग जानते हैं कि सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है, मतलब कि अंग्रेजों के समय जो था, 565 देशी रियासत है, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि 3 रियासत जो है महत्वपूर्ण है, जिनको अन्य अलग अलग कार्रवाइयों के द्वारा मिलाया गया था। आप लोग जानते हैं कि जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर मिलाया गया। उसी तरह हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई अर्थात ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। और उसी तरह जम्मू कश्मीर में जो थे राजा हरि सिंह थे, उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत में मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर ये 26 अक्टूबर 1947 को किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सरदार पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो है सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था और इन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। और लौह पुरुष की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं पंजाब का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही कर दिया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था। याद रखिएगा कि पंजाब को भाषा के आधार पर ही बहुत पहले बांट दिया गया था, जिसमें आप लोग जानते हैं पंजाबी बोलने वाले को पंजाब में कर दिया गया था और हिंदी बोलने वाले को उसके लिए एक अलग राज्य हरियाणा को बनाया गया था, ठीक है। तो आपको इसका राइट एंड जो आंसर होगा, याद रखिएगा, 1 मई 1966 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 1 मई 1966 होगा। इस समय जो है पंजाब को पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 80 के तहत भारत में राज्यसभा की जो सीटें जो अधिकतम हो सकती है 250 हो सकती है। वर्तमान में जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्तमान में 245 सीटें हैं। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो आप लोग जानते हैं भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग ये भी जानते हैं कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। देखिए, और पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आप लोग जानते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। और पूछा जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। पूछा जाए भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुगम चेट्टी थे। उसी तरह पूछा जाए भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में सभापति होता है। तो आप लोग जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। और आप लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति हैं होते हैं। और अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, ठीक है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। उसी प्रकार राज्यों में भी अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता होगा कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक ही धारण कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो आप लोग जानते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ अनेक प्रकार के दल रहते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1526 में किया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पहली बार भारत में प्रयोग किया गया था तोप। ठीक है, तो पहली बार तोप का प्रयोग करने वाला शासक कौन सा था? तो बाबर था। ठीक है, कौन था? तो बाबर था। 1526 में पानीपत के युद्ध में ये तोपों का प्रयोग किया था और बाबर द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया था। याद रखिएगा, बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 में फरगना में हुआ था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या नाम था फ्रेंड्स? उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप लोग जानते हैं भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के सिपाही विद्रोह में ये सिपाहियों का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। इस कारण जब विद्रोह को दबाया जाता है अंग्रेजों द्वारा तो इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ है? तो म्यांमार में है और यहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। रंगून भेज दिया जाता है और इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है और ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो आप लोग जानते हैं अबुल फजल बदायूनी, ये सब क्या थे? अकबर के क्या थे? समकालीन इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। याद रखिएगा 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि बताइए, देखिए यहाँ से गवर्नर जनरल से बहुत सारे प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। याद रखिएगा। फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो क्या बताइएगा? वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा। क्या बताइएगा? वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा। फिर पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन बताइएगा। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? एनी बेसेंट होगा। और पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम थे। और ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाए उसके बाद पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो कौन है? गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है।
पश्चिम बंगाल करता है। आप लोग जानते हैं कि जूट को सुनहरा रेशा के भी नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से जूट को ही जाना जाता है। और भारत जो है सबसे अधिक जूट का सामान उत्पादन करता है तथा सबसे अधिक निर्यात करने वाला अगर देश पूछा जाए तो कौन होगा? बांग्लादेश होगा। कौन होगा? बांग्लादेश। और विश्व में सबसे अधिक जूट का सामान उत्पादन करने वाला देश भारत और निर्यात करने वाला बांग्लादेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बाबूदन की पहाड़ी है। आप लोग जानते हैं कि बाबूदन की पहाड़ी लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कहवा के यानी कि कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए वो वाला राज्य हम डाले ही नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब ये सब टर्शियरी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, अब लोग जानते हैं भारत में जो कोयला उत्पादन किया जाता है 2 समूहों के चट्टानों से किया जाता है, और एक गोंडवाना समूह और एक टर्शियरी समूह के चट्टानों से किया जाता है। एक टर्शियरी समूह के चट्टानों से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नोआमंडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो आप लोग जानते हैं नोआमंडी लोह अयस्क जो क्षेत्र स्थित है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नोआमंडी की रिबेरू, ये जो है झारखंड में स्थित है। लोह अयस्क के लिए सारे क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक यानी 1966-67 के बीच में हुआ था। 1966 और 67 के बीच में हुआ था। इसके जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर पड़ा था। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर पड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे सरदार लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे फ्रेंड? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।